हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर एकेडमी पर। आप देख रहे हैं सीटेट हिंदी की क्लास। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न 1 है, एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के श्रवण कौशलों का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति श्रवण कौशल के आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी? ऑप्शन ए है, अध्यापिका एक चित्र दिखाती है और विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहती है। ऑप्शन बी है, अध्यापिका विद्यार्थियों को सुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। ऑप्शन सी है, अध्यापिका विद्यार्थियों को देखे गए मूक अभिनय माइक का वर्णन करने के लिए कहती है। ऑप्शन डी है, अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई पठन सामग्री सस्वर पढ़ने के लिए कहती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अध्यापिका विद्यार्थियों को सुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। इसमें है श्रवण कौशल का आकलन करना है। तो अध्यापिका विद्यार्थियों को सुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम किसे समन्वित करता है? ऑप्शन ए है, अध्यापक केंद्रित उपागम। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। ऑप्शन सी है, चुप्पी की संस्कृति। ऑप्शन डी है, कक्षा में शोर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन का पहला चरण कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है प्रारूपण। ऑप्शन बी है मानस चित्रण। ऑप्शन सी है समीक्षा करना। ऑप्शन डी है संपादन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानस चित्रण। लिखने का जैसे एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जैसे पहले विचार करना, योजना बनाना, और फिर दूसरा होता है प्रारूप लिखना, तीसरा होता है समीक्षा करना, फिर चौथा होता है संपादन करना। तो इसमें पहला ये है, दूसरा प्रारूपण है, फिर तीसरा होता है समीक्षा करना, फिर चौथा है संपादन करना, यानी कि एडिट करना। तो ये एक लिखने की एक प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 4 है, राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है। इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? इसमें पठन के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है सरसरी तौर पर पठन। ऑप्शन बी है बारीकी से पठन। ऑप्शन सी है गहन विस्तृत पठन। ऑप्शन डी है अंशों में पठन। ऑप्शन बी सही है, बारीकी से पठन। अगला प्रश्न है, दिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? दिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी इत, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है आ। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इक। जैसे इक प्रत्यय लगाने से दैनिक शब्द का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किया जा रहे एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए? इसमें एक गलत हो गया, जाना चाहिए रहेगा। ऑप्शन ए है भाषा रजिस्टर यानी भाषा प्रयुक्त। ऑप्शन बी है वाक समुदाय। ऑप्शन सी है वाक प्रस्तुति। ऑप्शन सी है वाक प्रयुक्ति। ऑप्शन डी है भाषा समुदाय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाक समुदाय। वाक समुदाय वह समूह होता है जो भाषा के प्रयोग के जैसे नियम, तरीके और मानक जो होता है एक ही जैसे होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे स्कूल के शिक्षक जब आपस में बात करते हैं तो एक ही तरह की भाषा बोलते हैं।
उसी को हम वाक्य समुदाय कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है। उसकी अध्यापिका शब्द पहचान जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती हैं और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई। बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है निपुणता अधिगम का क्षेत्र, ऑप्शन बी है सहायता करना, ऑप्शन सी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी है भाषा अर्जन का उपकरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना। तो ये हमारा बिना सहायता के कर पाने की वर्तमान क्षमता को दर्शा रहा है और सहायता मिलने पर कर पाना यानी कि सीखने की क्षमता को दर्शाता है। तो जो इन दोनों के अंतर होता है बीच का, इसी को हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, चौमस्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करती है, इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है व्यवहारिक व्याकरण, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक व्याकरण, ऑप्शन सी है मानसिक व्याकरण, ऑप्शन डी है छिपी हुई व्याकरण। ऑप्शन बी सही है, सार्वभौमिक व्याकरण। हर इंसान के दिमाग में भाषा सीखने की जो है जन्मजा शक्ति होती है, ये चौमस्की का कहना है। चौमस्की ने इसी को सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कापियां पर आड़ी तिरछी रेखाएं यानी कि रम कांटे बनाते हैं, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है समय की पूरी बर्बादी, इस अवस्था को निरुत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है लिखना सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है स्थल गत्यात्मक कौशलों के विकास का एक चरण है। ऑप्शन डी है एक बुरी आदत है और बच्चों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है, लिखना सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं तो दीवार पर अक्सर रम कांटे बनाते रहते हैं, ऐसे तिरछी रेखाएं बनाते रहते हैं, जो कि घर वाले बहुत नाराज भी होते हैं, डांटते भी हैं, जबकि डांटना नहीं चाहिए, ये प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न 10 है, एक ऐसी निर्देशात्मक विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी बोधगम्य निवेश, ऑप्शन सी सहारा देना, ऑप्शन डी है भाषिक निवेश। ऑप्शन बी सही है, बोधगम्य निवेश। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के स्तर से थोड़ी ऊपर हो लेकिन समझ में आ सके, उसी को हम बोधगम्य निवेश कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है? ऑप्शन ए है अनुमान लगाना, ऑप्शन बी सारांशीकरण, ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन डी है संपादन। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संपादन, क्योंकि ये संपादन पठन की युक्ति नहीं है बल्कि ये लिखने की युक्ति है। पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि ये लिखने का 4 चरण कौन सा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है रूपग्राम मार्फिम, ऑप्शन बी ध्वनिग्राम स्वनिम, ऑप्शन सी वाक्य रचना, ऑप्शन डी है अर्थ विज्ञान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्वनिग्राम। प्रश्न 13 है, भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा है? ऑप्शन ए संक्षिप्त वाक्य, ऑप्शन बी स्वयं निर्देशित वाक्य, ऑप्शन सी है 2 शब्दीय वाक्य, ऑप्शन डी है कूजन और बबलाना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कूजन और बबलाना। यानी जब बच्चा बोलना शुरू भी नहीं करता है, उससे पहले की जो आवाज़ निकालता है वही पूर्व चरण होता है। जैसे आ बा दा जैसी आवाज़ें निकालता है तो इसे कूजन या बबलाना कहते हैं। प्रश्न 14 है, वह भाषा अधिगम विधि जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या कहलाती है?
ऑप्शन ए संरचनात्मक विधि, ऑप्शन बी है संप्रेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन डी है व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक विधि। आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक अध्यापिका ने देखा कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं। उनकी समस्या के समाधान के लिए अध्यापिका को कौन सी शिक्षण युक्ति प्रयुक्त करनी चाहिए? ऑप्शन ए उच्चारण का अभ्यास, ऑप्शन बी है मानस चित्रण, ऑप्शन सी सस्वर पठन, ऑप्शन डी श्रुति लेख। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रुति लेख। यानी कि लिखने में वर्तनी की गलतियां हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं बच्चा सही से सुन के नहीं लिख रहा है, यानी कि श्रुति लेख होगा। सुन करके जो लिखना होता है वही श्रुति लेख होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया है। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें और सीटेट हिंदी की ऐसी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।